Hello students, now we start with the chapter internal reconstruction. इसमें हम अभी तक illustration 1 कर चुके हैं. Now we start with the illustration number 2. So let's see. On the reconstruction of the company, the following terms were agreed upon. The shareholders to receive in lieu of their present holdings of 50,000 shares of 10 each the following. रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है कंपनी के अंदर, तो उस स्कीम में क्या क्या टर्म्स के ऊपर एग्री किया गया, जिसमें फर्स्ट आपको बताया है द शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग्स ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग, कि जो शेयर होल्डर्स के पास उनकी होल्डिंग मीन्स उनके पास जो शेयर्स हैं 50,000 जो कि 10 रुपीज़ का एक है, उनको उसके बदले में इन ल्यू का मतलब है कि उनके बदले में रिकंस्ट्रक्शन में उनको क्या दिया जाएगा. पहला ऑप्शन फुली पेड इक्विटी शेयर्स टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, कि जितनी भी उनके पास होल्डिंग है उसका 2/5 इक्विटी शेयर्स फुली पेड उनको दिए जाएंगे. उनके पास होल्डिंग कितनी है 50,000, तो 50,000 का 2/5 उन्हें फुली पेड इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे. अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. 50,000 का 2/5 कितना होगा 2,000, तो 2,000 शेयर्स और 10 का एक हुआ, तो ये हमारे पास 2,000 नहीं 20,000 होगा, सॉरी 20,000 और 10 का एक है, तो कितना हो जाएगा 2 लाख. तो 2 लाख रुपीज़ के, और हम कह सकते हैं कि 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उन्हें दिए जाएंगे. सेकेंड 5% preference shares fully paid to the extent of 1/5 of the above new equity shares. उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जाएंगे फुली पेड, लेकिन कितने दिए जाएंगे, किस एक्सटेंट तक 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स, कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो नए इक्विटी शेयर्स आए हैं उनका 1/5. अब उनका 1/5 कितना होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000. 20,000 का 1/5 कितना होगा 4,000. ठीक है, तो 4,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40,000. तो प्रेफरेंस शेयर्स उन्हें कितने मिलेंगे 40,000 रुपीज़ के, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 4,000. ठीक है, देन ₹60,000 6% सेकेंड डिबेंचर, और उन्हें सेकेंड डिबेंचर दिए जाएंगे. यहाँ पर रुपीज़ ऑलरेडी आपको बताया है 60,000. तो ये इसकी जो जर्नल एंट्री होगी उसको करने से पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जो शेयर्स हैं वो है 50,000, 10 रुपीज़ का एक है, और रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में उनकी होल्डिंग्स के बदले में उन्हें क्या दिया जा रहा है, फुली पेड इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं. उनकी होल्डिंग का 2/5 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, जो हमारे पास आया 20,000 शेयर्स, और अमाउंट आया है 20,000 इंटू 10 रुपीज़ 2 लाख. फिर 5% preference shares fully paid to the extent 1/5 of the above new equity share. तो यहाँ पर जो नए इक्विटी शेयर आए हैं उनका 1/5 प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और 60,000 के डिबेंचर्स. अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं. एंट्री में पहले इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं वापस, तो शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा डेबिट होगा. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, अभी ये हमने ड्यू किया है 5 लाख. अब ये 5 लाख रुपीज़ हम उनको दे कैसे रहे हैं, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स को हमने कैसे दिया टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको नए शेयर्स इक्विटी शेयर दिए. अभी हमने कैलकुलेट किया था ये था आपका 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, तो ये हमारे पास 20,000 आ गया था. 20,000 इंटू 10 रुपीज़ 2 लाख. प्रेफरेंस शेयर्स आया था कि नए शेयर होल्डिंग्स का 1/5, नए शेयर्स कितने थे 20,000, उसका 1/5 कितना हुआ 4,000, और 4,000 इंटू 10 40,000. फिर सेकेंड डिबेंचर 60,000, ये ऑलरेडी आपको कुछ एज सच अमाउंट ही गिवन है, तो कितना 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, ये कितना हो गया 3 लाख. 3 लाख, लेकिन उनकी होल्डिंग कितनी थी
5 लाख। अब कैपिटल को रिड्यूस किया है, उनको 5 लाख देना था, उसके बदले में ये सब इतना उनको दिया गया, और जो बाकी का ये जो 2 लाख का बैलेंस बचा है दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, उसमें आपको बताया था कि लायबिलिटी साइड से हमने कैपिटल को रिड्यूस करना होता है, कैपिटल को कम करते हैं, और जितना कैपिटल को कम किया जाता है दैट विल गो टू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सो शेयर होल्डर्स को कैपिटल जो उनकी टोटल थी 5 लाख, उसके बदले में उनको नए इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं 2 लाख के, और प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं 40,000 के, और डिवेंचर्स दिए गए हैं 60,000 के, और बाकी का जो अमाउंट बच गया है जो कि कैपिटल रिड्यूस किया है दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्लियर? अब हम फिर बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में आपको एक बताया है आगे, यहाँ तक हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ वी सी द सेकेंड पॉइंट। An issue of rupees 50,000, 5% debenture was made and allotted, payment having been received in cash। कि कंपनी ने 50,000 5%, ये जो डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज दिया होता है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो यहाँ पर अभी हमें इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट वी टेक इट एज 5% डिबेंचर्स। तो 50,000 के डिबेंचर्स जो है वो दिए गए हैं, अलॉट किए गए, और पेमेंट जो है उनकी कैश में रिसीव की गई है। तो सिंपल यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री करनी है, और हमें इसमें और कुछ नहीं करना। तो अब इस पॉइंट की एंट्री हम देखते हैं। ये एंट्री यहाँ पर लास्ट में आपको बताई है, सेकेंड लास्ट एंट्री डिबेंचर्स इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। तो सिंपल डिबेंचर्स को इशू करने की हमने ये दो एंट्रीज यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, फिर से क्वेश्चन में आते हैं। नाउ वी सी द थर्ड पॉइंट। The goodwill which stood at rupees 3 lakh was written down to rupees 1,50,000। अब गुडविल ये हमारी एसेट साइड में होगी। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट को हमें जो है उसका ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाना है, ट्रू एंड फेयर बताना है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी में की फाइनेंशियल कंडीशन को सही बताने के लिए लायबिलिटी साइड से हमने कैपिटल को रिड्यूस किया, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में किया। अब थर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि जो हम रिड्यूस करके कैपिटल उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, जो बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड में गिवन है वो हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बताया है, गुडविल है जो रुपीज 3 लाख की दिखाई गई है, लेकिन उसकी वैल्यू को कितना राइट ऑफ करना है, कहाँ तक राइट डाउन करके कहाँ लाना है, 1,50,000 पर। अगर उसकी वैल्यू को हमें 1,50,000 पर लाना है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी राइट ऑफ करनी पड़ेगी, 1,50,000। सो the plant and machinery which stood at rupees 1 lakh was written down to 75,000। कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें 1 लाख शो की गई है, और उसको राइट ऑफ करके कितने पे लाना है, 75 पर लाना है। अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 75 पर लानी है 1 लाख से, तो कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, ₹25,000। Then freehold and the leasehold premises which stood at rupees 1,50,000 were written down to rupees 1,25,000। एक हमारे पास एसेट और कौन सी है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रेमिसेस है, जो कि 1,50,000 का है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें राइट डाउन करके कहाँ तक लानी है, 1,25,000 तक। तो उसकी वैल्यू अगर 150 से 125 तक लाएंगे तो कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, 25,000। तो हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो कि हमने यहाँ से क्रिएट किया था फर्स्ट पॉइंट से, उसको हमने कहाँ यूटिलाइज करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए। थर्ड के लिए गुडविल की वैल्यू 3 लाख से 1,50,000 लानी है, तो 1,50,000 लाने के लिए हमें 1,50,000 ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 1,50,000 यहाँ पर राइट ऑफ होगा, 25,000 यहाँ पर होगा, और 25 यहाँ पर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास कितना आया था, ₹2 लाख। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब हमें राइट ऑफ करना है टू गुडविल। गुडविल हमने करनी थी 1,50,000 से राइट ऑफ, प्लांट एंड मशीनरी अगेन 25,000, और फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रेमिसेस अगेन 25,000। तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख। हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में 2 लाख ही अवेलेबल था, और 2 लाख ही हमने
यहाँ पर सारा पूरा यूटिलाइज कर लिया और रिकंस्ट्रक्शन का हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड इलस्ट्रेशन, तो सेकेंड इलस्ट्रेशन सिंपल है। रिकंस्ट्रक्शन यहाँ फर्स्ट पॉइंट से आएगा, आपने क्रिएट करना है। सेकेंड पॉइंट में आपने सिर्फ डिबेंचर्स को इशू करने की 2 एंट्रीज करनी है, बाकी रिकंस्ट्रक्शन से उसका यहाँ पर कोई भी कंसर्न नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। और थर्ड फोर्थ पॉइंट में आपने कैसे जो फर्स्ट पॉइंट में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट किया था उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपने बताया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ वी स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन 3। सो पहले हम वही इलस्ट्रेशन और स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या बताया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है 32,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स जो है 32,000 के हैं, 10 रुपीज़ का एक है। 32,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10 का एक, 3,20,000 के। फिर 96,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच, देन डिबेंचर्स एंड देन क्रेडिटर्स। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। गुडविल को यहाँ मार्क कर सकते हैं आप क्योंकि गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है। स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे, और बिल रिसीवेबल को भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया है 1,44,000 का, सो दिस इज द बैलेंस ऑफ लॉस। लॉस है तो इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन पे क्या किया है। अपॉन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स को रीवैल्यू किया गया मतलब पुनर्मूल्यांकन किया गया, इट वाज फाउंड दैट गुडविल वाज वर्थलेस। तो क्या पता लगा कि जो गुडविल है वो वर्थलेस है। वर्थलेस मीन्स विच हैज़ नो वैल्यू, तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। गुडविल हालांकि देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2,24,000 की शो की गई है, लेकिन जब एसेट्स को रीवैल्यू किया गया तो पता चला कि गुडविल की वैल्यू जो है वो 0 है, वैल्यू नहीं है। तो ये एसेट साइड में शो हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई हमें इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड द अदर एसेट्स वर ओवर वैल्यू टू द फॉलोइंग एक्सटेंट, और बाकी की भी जो एसेट्स शो की गई हैं उनको भी ओवर वैल्यू किया गया है। किस एक्सटेंट तक? सबसे पहले हम लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग बाय ₹64,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपीज से ज्यादा दिखाई गई है? 64,000 से, तो 64 हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹88,000, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी हमें 88,000 रुपीज से ज़्यादा दिखाई गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000 वॉज नेसेसरी, और डेटर्स पे हमें डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना भी ज़रूरी है ₹8,000 का। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, और रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम जो कोर्ट ने अप्रूव की है वो ये बताई है। तो ये हमें एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं वो, और गुडविल वर्थलेस है उसको रिमूव करना है, और प्रोविजन बनाना है। तो मतलब ये हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यहाँ इनको राइट ऑफ करने के लिए, इनको सही करने के लिए यूटिलाइज करना है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट कहाँ से करेंगे, उसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। The creditors to accept 6% debenture to the extent of 50% of their claims, the balance to be paid in 6 months after the due date। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। The creditors to accept 6% debenture to the extent of 50% of their claim। creditors हमें कहाँ पर दिखाए गए हैं? liability साइड में। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? कंपनी के लेनदार। तो ये कहा गया है कि कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, अगर उन्होंने जो वो 6% डिवेंचर्स और टू एक्सेप्ट 6% डिवेंचर टू द एक्सटेंट 50% ऑफ देयर क्लेम, द बैलेंस टू बी मेड इन 6 मंथ्स आफ्टर द ड्यू डेट, कि उनको उनके क्लेम का जो 50% है उनके 6% डिवेंचर्स दिए जाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो 6 महीने के बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें
यही एंट्रीज शो करनी है कि जो क्रेडिटर्स का क्लेम है उनके 50% उनको डिबेंचर्स दिए गए हैं, तो यही एंट्री शो करेंगे, और जो 6 महीने के बाद उनका पेमेंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में शो किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इसी साल के अकाउंट्स बनाने हैं, तो यहाँ पर हमें एंट्री सिर्फ डिबेंचर्स की दिखानी है कि जितना उनका क्लेम है उनको 50% क्लेम का उनको डिबेंचर्स दिए गए हैं। बाकी जो 6 महीने के बाद का है दैट विल बी शोन इन द next year's account. Then the preference shares to be reduced to rupees 5 each and equity shares to rupee 1. तो प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर्स है कितने का, 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर हमें कम करके कितने पे लाना है, 5 रुपीज़ पे, और बाकी का बचा हुआ 5 जो है दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन। और इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स टू ₹1, और इक्विटी शेयर को कितने पे लाना है, 1 पे लाना है। 5 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है, अगर उसकी वैल्यू हम 1 पे लाते हैं तो बाकी बैलेंस कितना बचता है हमारे पास, ₹4। देन ₹4 पर इक्विटी शेयर जो है वो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है। द एसेट्स टू बी ब्रॉट टू द रीवैल्यूड फिगर्स एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी वाइप्ड ऑफ। तो एसेट्स के बारे में जो ये अभी हमने बताया कि इनको हमने सारा इनका अरेंजमेंट करना है, इनको राइट ऑफ करना है, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है उसको वाइप ऑफ करना है, मतलब कि उसको राइट ऑफ करना है। कितना, 1,44,000। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे 10 रुपीज़ के थे उसको 5 रुपीज़ पे लाना है। तो यहाँ पर ओल्ड कैपिटल आ गया। ओल्ड में क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे, 32,000। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 32,000। तो 32,000 इंटू 10 कितना हो गया, 3,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये हमने 5 रुपीज़ के कर दिए, तो 5 रुपीज़ का अगर हमने नया शेयर बनाया है तो 32,000 इंटू 5 ये हो गया 1,60,000, और बाकी बचा हुआ 5 दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन। 32,000 इंटू 5 अगेन 1,60,000। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्विटी शेयर पहले कितने का था, 5 रुपीज़ का, अब हमने नया कितने का बना दिया, 1 का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 96,000। तो 96,000 में 96,000 इंटू 5 कितने के थे, 4,80,000। अब 96,000 इंटू 1 नए शेयर्स कितने के बन गए, 96,000 के, और रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा 96,000 इंटू 4, 3,84,000। अब हमने इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए क्या है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास टोटल कितना है, 1,60,000 ये, और 3,84,000 ये, तो टोटल हो गया 5,44,000 ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। अब हमने इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, पहले तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस का अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए 1,44,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमने राइट ऑफ करना था 64,000 से, प्लांट एंड मशीनरी की 88,000 से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 64, प्लांट एंड मशीनरी 88, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, और प्लांट एंड मशीनरी का 88,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, गुडविल पूरी ही राइट ऑफ करनी है 2,24,000 की, और बाकी ये हमने कर लिया, और अभी कुछ नहीं है हमारे पास, और कुछ नहीं करना। तो 5,44,000 हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में था, उसमें से हमने ये सारा यूटिलाइज कर लिया, लेकिन ये सब यूटिलाइज करने के बाद भी रिकंस्ट्रक्शन में अमाउंट बचता है, और जो रिकंस्ट्रक्शन में अमाउंट हमारे पास बचता है दैट विल गो टू द कैपिटल रिजर्व। ये कि बैलेंसिंग फिगर भी हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बचा हुआ अमाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज ₹16,000। आप ये डेबिट और क्रेडिट साइड जब बराबर करेंगे तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं जो कि 50% का क्लेम उनको मिल रहा था, डिबेंचर्स उनको दिए गए हैं। आप देखिए क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3,20,000 के। तो 3,20,000 में 50% के क्लेम को उनको डिबेंचर्स दिए गए हैं। 3,20,000 का 50% कितना हुआ, 1,60,000। तो 1,60,000 जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर्स को क्या दे दिए गए, डिबेंचर्स टू 6% डिबेंचर्स 1,60,000। क्लियर। और एक हमारे पास और क्वेश्चन में था
यहाँ पर जर्नल रिजर्व है, और ये भी जर्नल रिजर्व हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। सो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। आई होप ये इलस्ट्रेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल इलस्ट्रेशन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि कैसे आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट करना है, और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को आपने यूटिलाइज करना है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2012। इसमें आपको बताया है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है 11,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फिर डिबेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट का मतलब है कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया था, लेकिन अभी कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। देन क्रेडिटर्स, और इधर हमारे पास एसेट साइड है। एसेट में आ गया गुडविल। अगेन हमें गुडविल हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, गुडविल को मार्क कर दीजिए कि गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इसके बारे में, इन एसेट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हमने राइट ऑफ करना है क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है बिकॉज दिस इज द बैलेंस ऑफ लॉस। अब हमें स्कीम रिकंस्ट्रक्शन की क्या बताई है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी इज अप्रूव्ड। कौन सी स्कीम अप्रूव की है? पहली है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹95,000। अब ये आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस किया है बाय 95, तो बाय 95 का मतलब है कि 95 रुपीज से कम किया गया है। ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चंस में किया था रिड्यूस टू 95। टू का मतलब है कि उस वैल्यू तक लाना है, लेकिन रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि इतनी वैल्यू से कम करना है। तो इक्विटी शेयर अगर 100 का है तो 100 के शेयर को हमने 95 से कम कर देना है। 95 से कम कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितने में आ जाएगी? ₹5 में। ठीक है। तो ₹5 में उसकी वैल्यू कर देनी है। नई जो इक्विटी शेयर्स बनेंगे वो कितने का बनेगा? एक शेयर ₹5 का। देन दीज आर कन्वर्टेड इनटू 5500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर ये जो नए शेयर्स आ जाएंगे उसको फिर से दोबारा जो है कन्वर्ट कर देना है 5500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो पहले अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं कितने। 11,000 के हैं, 11,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 का एक है। तो इसको हमने 95 से रिड्यूस करना है। तो 95 से अगर रिड्यूस करेंगे तो ₹95 जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में, और ₹5 से बनेंगे नए शेयर्स। अब इसकी हम अगर एंट्री देखें तो अब इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100, ये ओल्ड है। 11,000 का था, 11,000 इंटू 100 ये हो गया 11 लाख ओल्ड कैपिटल। अब इसका हमने नया बना दिया रिड्यूस्ड बाय 95 करके। नए शेयर्स कितने के बने? ₹5 के। तो 11,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये न्यू है 55,000, और हमारा जो 95 रुपीज था पर शेयर वो कहाँ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में। सो टू रिकंस्ट्रक्शन 11,000 इंटू 95, दिस इज 10,45,000। इसके बाद आता है कि फिर से आपको एक और उसमें इंफॉर्मेशन थी कि दोबारा से जो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ का बना देना है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 5500। तो ये टोटल अब नए शेयर्स कितने के आए हैं? 55,000, और 5 का एक है, लेकिन अब वो 5 से दोबारा, अब ये 5 फिर से ओल्ड हो गया, नया कितने का बनाना है? 10 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 के हिसाब से हमारे पास था 55,000। नया हमने बना दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर, तो ये अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 55,000 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 5500 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर होगी। अब इसमें हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट एज compensation 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। कि डिबेंचर होल्डर्स ने किस चीज के लिए एग्री कर गए?
अपना जो उनका आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको फोरगो करना, फोरगो मतलब कि छोड़ देना, उसको छोड़ देंगे। उन्होंने एग्री किया कि वो अपना आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि ड्यू हो चुका था लेकिन कंपनी ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो डिबेंचर होल्डर्स को मिलना था लेकिन डिबेंचर होल्डर्स ने उसको क्या किया, फोरगो कर दिया, छोड़ दिया। तो वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, लेकिन इसके कॉम्पनसेशन में कंपनी ने क्या किया है कि उनके 12% डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, 14% डिबेंचर्स में। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज होता है, तो ये सिर्फ परसेंटेज में चेंज कर दिया कि पहले उन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी 12% से इंटरेस्ट देती थी, अब नए डिबेंचर्स कितने के बना दिए, 14%। इसका मतलब कि नए डिबेंचर्स में कंपनियां 14% से इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट था कितना। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट था 1,68,000 का, तो ये इन्होंने फॉरगो कर दिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है। और ये 12% के डिबेंचर्स थे 9 लाख के। अब ये 9 लाख के ही डिबेंचर्स जो जिनके ऊपर 12% से इंटरेस्ट मिल रहा था, अब कंपनी कितने परसेंट से देगी, 14% से। अब इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले जो उन्होंने इंटरेस्ट को फोरगो किया है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,68,000 ये छोड़ दिया, लेकिन जब ये इन्होंने उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को छोड़ा, दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,68,000 यहाँ पर आ गया। फिर 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये पुराने डिबेंचर्स थे 9 लाख के, 12% के हिसाब से। अब ये नए कितने बना दिए, कंपनी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 9 लाख, ठीक है। तो इसकी ये जर्नल एंट्री होगी। नेक्स्ट अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स आर गिवन द ऑप्शन टू ईदर एक्सेप्ट 50% of their claim in cash and full settlement or to convert their claims into equity shares of 10 each। तो ये अब ध्यान से देखिए कि क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया गया है। क्रेडिटर्स के पास दो ऑप्शन है कि क्रेडिटर्स का जितना भी क्लेम बनता है, अगर वो कैश में लेना चाहते हैं तो कैश में उनको सिर्फ उनके क्लेम का 50% मिलेगा, ठीक है। और अगर वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स, अपने सॉरी अपने क्रेडिटर्स जो है अपने क्लेम को इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर गिवन द ऑप्शन टू इधर एक्सेप्ट 50% ऑफ देयर क्लेम इन कैश इन फुल सेटलमेंट, कि फुल सेटलमेंट के लिए अगर उन्होंने कैश में चाहिए तो उनके क्लेम का सिर्फ 50% मिलेगा, अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, अपने 10 रुपीज़ के हिसाब से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं, 6 लाख रुपीज़ के, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं, उनके पास दो ऑप्शन है। आप देखते हैं क्रेडिटर्स ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। क्रेडिटर्स फॉर ₹2 लाख ऑप्टेड फॉर शेयर्स इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स, कि 2 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने क्या किया, शेयर्स के लिए एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो शेयर्स तो उनको फुल मिलेंगे जितना भी उनका क्लेम होगा। तो क्रेडिटर्स 2 लाख के लिए तो उन्होंने शेयर्स ले लिए, टोटल क्रेडिटर्स थे हमारे 6 लाख के। 6 लाख में से अगर 2 लाख के उन्होंने शेयर्स ले लिए तो बाकी हमारे पास क्रेडिटर्स जो बचते हैं वो हैं 4 लाख के, ठीक है। देन रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड देयर क्लेम्स इन कैश, और बाकी जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अपना क्लेम कैसे लिया है, कैश में लिया है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने थे, 4 लाख। लेकिन कैश में लेने के लिए कंडीशन क्या थी कि सिर्फ उनको 50% मिलेगा। तो 4 लाख के क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें कैश कितना मिलेगा, 2 लाख का। और यहाँ पर जो फिर वो 2 लाख के बच जाते हैं क्रेडिटर्स, दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम एंट्री देखते हैं। हम्म, ये लास्ट में है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 6 लाख के हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिन्होंने उन्होंने कैपिटल लिया है 2 लाख का, 2 लाख। उसके बाद उन्होंने जो कैश में लिया है, बाकी बचे हुए क्रेडिटर्स जो बच गए थे, 4 लाख के बचे थे, उन्होंने क्या किया है, कैश में लिया है अपने क्लेम को। तो कैश में उनके पास क्या कंडीशन थी, सिर्फ 50% की। तो टू बैंक उनके पास कैश जो है वो गया 2 लाख का, और जो बाकी 2 लाख बचे दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो 6 लाख के क्रेडिटर्स का सेटलमेंट इस तरीके से किया गया। 2 लाख के शेयर्स दिए गए,
2 लाख का कैश दिया गया और बाकी का बचा हुआ 2 लाख जो है वो कहाँ गया है, रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इसके बाद एक और आपको बताया है, टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट एंड टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इश्यूड। कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए और अपना कैश के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, 70,000 के इक्विटी शेयर्स जो कि ₹10 का एक है वो इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपने शेयर्स को इशू करने की एंट्री करनी है। शेयर इशू करने की हम 2 एंट्रीज करते हैं, वो एंट्रीज क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 70,000 शेयर्स किए गए हैं, 10 का एक है तो कितना हो गया, 7 लाख। देन इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन 7 लाख। तो यहाँ पर ये हमने सिर्फ शेयर्स को इशू करने की एंट्री करनी है। नेक्स्ट आपको बताया है क्वेश्चन में, लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट 9,80,000 एंड अ प्रोविजन ऑफ 5,000 इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने पे लानी है, 9,80,000 पे, और प्रोविजन कितने से बनाना है, 5,000 से। तो रिकंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से यूज करना है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में है कितना टोटल, 10,45,000 ये है, 1,68,000 एक ये है, और 2 लाख हमारे पास ये है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर देखिए, रिकंस्ट्रक्शन में 14,13,000। ठीक है, तो 14,13,000 को हमने कहाँ यूटिलाइज किया, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में आपको बताया है कि कितने का है लैंड एंड बिल्डिंग का, क्वेश्चन में गिवन है रीवैल्यूड, उसको 9,80,000 पे लाना है। देखिए क्वेश्चन में आपको बताया है लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट 9,80,000 कि 9,80,000 पर रीवैल्यू किया गया है। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है, 10,40,000, तो इसका मतलब 60,000 कम हुआ। तो ये 60,000 हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया यहाँ पर। गुडविल, गुडविल पूरी की पूरी राइट ऑफ होगी। गुडविल देखिए हमें दिया है 1,15,000 की, स्टेटमेंट ऑफ P&L हमें दिया है 6,65,000, ये भी लेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एज इट इज राइट ऑफ होंगे 40,000 के। तो देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 की आ गई, गुडविल हमारी 1,15,000 की आ गई, और टू स्टेटमेंट ऑफ P&L जो कि हमारे पास लॉस का बैलेंस था 6,65,000, और ये एक हमने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹5,000। ये भी आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन में प्रोविजन ऑफ 5,000 इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये डाउटफुल डेट्स के लिए हमने प्रोविजन बना दिया 5,000। तो रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास टोटल अमाउंट जो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट किया था 14,13,000 से, फिर हमने उसको यूटिलाइज कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, गुडविल के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L को राइट ऑफ करने के लिए, अगेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास फिर भी बैलेंस बचता है, बैलेंस इज 5,28,000 एंड दिस बैलेंस विल गो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो हमारा डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हुए आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इसमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट बनेगी। नई बैलेंस शीट में देखिए पहले आएगा इक्विटी शेयर, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगी, देखिए नए शेयर्स कितने हैं, फिर से हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। नए शेयर्स कितने हैं, एक हमारे पास ये नए शेयर्स यहाँ पर आए थे, ये वाले नए शेयर्स ये रहे, कितने थे 5,500। ठीक है, दूसरे हमारे पास शेयर्स कहाँ पर आए हैं, ये वाले, ये जो हमने नए शेयर्स इशू किए थे 5,500 प्लस 70,000, 5,500 प्लस 70,000, और एक हमने क्रेडिटर्स को भी ये शेयर्स दिए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिटर्स को भी यहाँ पर शेयर्स दिए हैं, तो 2 लाख के हैं। तो 2 लाख के अगर शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000। तो 20,000 ये प्लस 70 ये कितने हो गए, 90,000 प्लस 5,500 यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 95,500।
95,500 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बना सकते हैं 95,500 इक्विटी शेयर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 70,000 नए शेयर्स इशू किए थे, प्लस 20,000 जो हमने क्रेडिटर्स को के क्लेम के बदले में दिए थे, और 5,500 जो हमने शेयर्स को कन्वर्ट किया था। तो ये हमारे पास आ गए 95,500 शेयर्स इंटू 10, तो टोटल शेयर कैपिटल आ गई 9,55,000। अब हमारे पास आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई रिजर्व नहीं है। रिजर्व सिर्फ हमारे पास क्या है, ये है कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कितने का है, 5,28,000 का। तो ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 5,28,000 रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स पहले 12% के थे, अब वो कितने हो गए 14%, बट अमाउंट उनका सेम रहेगा 9 लाख के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज 14% डिबेंचर्स 9 लाख। अब हम इसको ये मेन हेडिंग में लिख सकते हैं। शेयर कैपिटल आ गई हमारे पास 9,55,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 5,28,000 का, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि हमारे डिबेंचर्स हैं 9 लाख के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। पहले तो आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। आपको क्वेश्चन में बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपने कहाँ पर लानी है, 9,80,000 पर। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। देखिए एसेट साइड में गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने 9,80,000 पर ले आए, फर्नीचर का हमने कुछ नहीं किया तो फर्नीचर विल रिमेन एज इट इज 3,60,000, स्टॉक भी 3,40,000 का एज इट इज रहेगा। डेटर्स 1,40,000 के हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर प्रोविजन बना दिया था 5,000 का, तो अगर डेटर्स के 1,40,000 के हैं, 5% का प्रोविजन है, तो माइनस करेंगे तो अब हमारे पास डेटर्स कितने बचेंगे, 1,35,000। कैश अब अभी हम देखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ कर दिया और स्टेटमेंट ऑफ P&L को भी हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू एज इट इज आ गई 3,60,000। करंट एसेट्स में डेटर्स आ गए 1,35,000, अभी आपको बताया था 1,40,000 के थे, -5,000 जो हमने प्रोविजन बना दिया था। स्टॉक एज इट इज है 3,40,000 का, लेकिन कैश की सिचुएशन में चेंज आएगा। कैश की सिचुएशन में कैश की जो पोजीशन है वो कैसे चेंज होगी, देखिए कैश कितना है, वैसे तो 68,000 है। अब देखिए क्वेश्चन में जहाँ भी जो भी बैंक की एंट्री होगी, बैंक की एंट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है, तो इसका मतलब कंपनी के पास कैश आया है, तो ये कैश एक इंक्रीज हुआ है 7,000 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रहा एक बैंक अकाउंट, यहाँ पे 2 बैंक है, इसका मतलब कंपनी ने बैंक से पेमेंट किया है, तो कंपनी के पास कैश गया तो ये -2 लाख आ जाएगा। तो ये कैश में पेमेंट किया है, तो इसका मतलब कैश कम हुआ है -2 लाख। तो ये आपको यहाँ नोट में भी बताया है। कैश ऑलरेडी कंपनी के पास कितना था, 68,000 का, प्लस 7 लाख कंपनी ने नए शेयर्स जो इशू किए थे उससे कंपनी के पास कैश आया था, -2 लाख ये जो कंपनी ने क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट किया था। तो ये सारी एडजस्टमेंट के बाद कैश का बैलेंस कितना बचता है कंपनी के पास, 5,68,000 का। तो यहाँ पर ये कैश की पोजीशन कितनी है, 5,68,000। तो यहाँ पर आप टोटल करिए, इधर लिखिए मेन कॉलम में करंट एसेट्स में आ गया 10,43,000। तो अब आप देखिए हम लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो टोटल है वो सेम है, और अगर ये सेम होता है, आपका क्वेश्चन में ये टोटल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, सो थैंक यू।